हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल द लाइट में। फ्रेंड्स, आज हम लोग एसएससी जीडी 2023 10 जनवरी 2023 सेकंड शिफ्ट का इस वीडियो में पूरे डिटेल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, जो कि सामान्य ज्ञान का है। आप आने वाले एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है, जो कि सभी क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हैं, इसमें जीएस के हैं 20 क्वेश्चन। आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, वीडियो बहुत ज़बरदस्त है और शानदार है। पूरे डिटेल में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ हम लोग देखेंगे। और अगर आप लोग इस टॉपिक की फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और आप लोग लास्ट में कितना क्वेश्चन आप लोगों का सही हुआ, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो पहला क्वेश्चन है, सदानंद पीवी बालकृष्णन को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कथकली। कथकली जो कि केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है, इसके लिए इन्हें दिया गया था संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। किसे दिया गया था पूछे? सदानंद पीवी बालकृष्णन को। किस नृत्य शैली के लिए? तो कथकली, जो कि केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। लावणी पूछे तो महाराष्ट्र का है। भरतनाट्यम पूछे तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का है? भरतनाट्यम तमिलनाडु। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स से इसके बारे में देखते हैं। सदानंद पीवी बालकृष्णन को 2003 में कथकली नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? 2003 में कथकली नृत्य शैली के लिए। अगला पॉइंट है 2020 में केरल साहित्य केरल कथकली पुरस्कार और 2017 के लिए में केरल कला मंडलम फेलोशिप मिल चुका है। यानी इन्हें 2017 में केरल का एक सम्मान है कला मंडलम फेलोशिप, और 2020 में केरल कथकली पुरस्कार, जो कि केरल के द्वारा दिया जाता है, ये भी सदानंद पीवी बालकृष्णन को दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे? कौन थे जो सिविल सेवा में पहले भारतीय थे जिन्हें सिविल सेवा में भर्ती हुए थे? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने सिविल सेवा में भर्ती हुए थे। कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इनके बारे में देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई सत्येंद्र नाथ टैगोर 1863 में भारतीय सिविल सेवा, जिसे हम लोग आईएएस के नाम से जानते हैं, के लिए अर्हताएं प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने थे। तो कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, उनके बड़े भाई थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। इन्हें 1883 में सिविल सेवा मिली थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन में प्रत्येक गेम में कितने अंक होते हैं? जो बैडमिंटन होता है उसके प्रत्येक गेम यानी प्रत्येक खेल में कितने अंक होते हैं? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 21 अंक होते हैं प्रत्येक गेम में। कितने होते हैं? 21 अंक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसके बारे में देखते हैं। बैडमिंटन में एक मैच में 3 सेट होते हैं। कितने सेट होते हैं? 3 सेट होते हैं, तथा प्रत्येक खेल 21 अंकों का होता है। विजेता घोषित करने के लिए 2 सेट जीतने की जरूरत होती है। अगर विजेता घोषित करना है जिसको, तो उसे जो 2 सेट जीतना जरूरी है टोटल 3 सेटों में से। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का क्या नाम था? जो ओलंपिक हुआ था 1920 में, उसमें प्रथम जो ध्वजवाहक थे उनका क्या नाम था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पुरमा बनर्जी। पुरमा बनर्जी थी प्रथम ध्वजवाहक। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पुरमा बनर्जी। इंपॉर्टेंट फैक्ट से, खेलों के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रीय ध्वजवाहक ले जाने वाले पहले भारतीय एंटवर्प बेल्जियम जो हुआ था, एंटवर्प बेल्जियम में 1920 के ओलंपिक में पुरमा बनर्जी थी। कौन थी? पुरमा बनर्जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी श्रृंखला के 50 रुपए के बैंक नोट का आधार रंग क्या है? जो 50 रुपए का बैंक नोट है महात्मा गांधी वाला, उसका आधार रंग क्या है? ये पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर है सी से हो जाएगा, फ्लोरेट नीला। कौन सा है? फ्लोरोसेंट नीला उसका आधार रंग है, जो 50 रुपए के नोट है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट से इसके बारे में देखते हैं।
नोट के पिछले हिस्से पर रथ के साथ हम्पी का चित्र बना है। एग्जाम में पूछा जाता है 50 रुपये के चित्र पर, 50 रुपये के नोट पर क्या कौन सा चित्र बना है, तो हम्पी का चित्र बना है, जो देश की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। नोट का बेस कलर पूछे तो फ्लोरोसेंट नीला है। क्या है? फ्लोरोसेंट नीला 50 रुपये के नोट का कलर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कुचिपुड़ी। भरतनाट्यम पूछे तो तमिलनाडु का है। मोहिनी अट्टम पूछे तो ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का है? ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। और मणिपुरी पूछे तो मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। बाई इंपॉर्टेंट फैक्ट से 8 शास्त्रीय नृत्य हैं वर्तमान में, इनके बारे में देख लेते हैं। भरतनाट्यम पूछे जो कि सबसे पुराना है। कौन सा? भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु राज्य का है। ओडिसी पूछे तो उड़ीसा का है। मणिपुरी पूछे तो मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी पूछा गया है 2023 वाले में, तो ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कथक पूछे तो उत्तर भारत का है। कथक इंपॉर्टेंट से पूछा जाता है। कथकली केरल का है और मोहिनी अट्टम केरल का है। 2 केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं, एक कथकली एक मोहिनी अट्टम, ध्यान दीजिएगा। सत्रिय पूछे सबसे नया है, जो कि कहाँ का है? असम का है। इसे 2000 में शामिल किया गया है। कब? 2000 में सत्रिय सबसे नया है। अगला क्वेश्चन है, महाशिवरात्रि हिंदू देवता भगवान शिव के सम्मान में हिंदू माह डैश में मनाई जाती है। यानी महाशिवरात्रि किस महीने में मनाई जाती है? हिंदू माह के किस महीने में? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फागुन। फागुन माह में मनाई जाती है क्या? महाशिवरात्रि। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इनके बारे में देखते हैं। महाशिवरात्रि एक महान हिंदू त्यौहार है जो देवता शिव के सम्मान में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यह फागुन महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को कब मनाया जाता है? फागुन महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वीं पंचवर्षीय योजना और 6ठी पंचवर्षीय योजना के बीच की योजना को डैश के रूप में जाना जाता है। जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, जो 6ठी पंचवर्षीय योजना थी, उसके बीच के डैश, उसके बीच की जो समय था उसे हम किस रूप में जानते हैं? इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, उसे हम रोलिंग के रूप में जानते हैं। किसे? रोलिंग प्लान के रूप में उसे हम लोग जानते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इनके बारे में देखते हैं। इसके बारे में 1977-78 में 5वीं पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया और 1978 से 83 की अवधि के लिए अपनी 6ठी पंचवर्षीय योजना शुरू की और इसे रोलिंग प्लान कहा जाता है। ठीक, आप लोग ध्यान दीजिए, क्या बोलते हैं? इसे रोलिंग प्लान किया जाता है। तो रोलिंग प्लान का अर्थ है कि प्रतिवर्ष योजना के प्रदर्शन का आकलन के आधार पर अगले वर्ष नई योजना बनाई जाएगी। ये रोलिंग प्लान का अर्थ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेनसांग के अनुसार नालंदा बौद्ध मठ के डैश नए प्रवेशकों से कठिन प्रश्न पूछते हैं जिसका उत्तर देना बहुत कठिन होता है। यानी वेनसांग के अनुसार बोल रहे हैं कि जो नालंदा विश्वविद्यालय था, जो कि वर्तमान में बिहार में है, उसमें जो जो प्रश्न पूछे जाते थे वो किसके द्वारा पूछे जाते थे? तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, द्वारपाल के द्वारा पूछे जाते थे, जो कि बहुत कठिन प्रश्न थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किसके द्वारा पूछे जाते थे? तो द्वारपाल के द्वारा पूछे जाते थे। बी सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट से, वेनसांग एक चीन भिक्षु विद्वान थे जिन्होंने 7वीं शताब्दी में नालंदा मठ में अध्ययन करने के लिए चीन से भारत आया था। चीन से भारत यात्री थे कौन? वेनसांग, जो कि नालंदा में इन्हें अध्ययन करने के लिए आए थे चीन से। वर्तमान में नालंदा पूछे कहाँ पर है? तो बिहार राज्य में स्थित है नालंदा विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये करंट का क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अक्टूबर 2022 के अनुसार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन हैं? 2011 ये पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, DG राज थे वह उस समय। कौन थे? DG राज। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 2011 में, 2022 में, सॉरी 2022 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्किल इंडिया मिशन की शासन परिषद की अध्यक्षता डैश करते हैं। यानी जो स्किल इंडिया है, स्किल इंडिया मिशन की अध्यक्षता कौन करता है? इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, जो कि वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र द्वारा जीडीपी में किए गए योगदान को डैश कहा जाता है। जो अर्थव्यवस्था है उसके प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा, जो प्रत्येक क्षेत्रक होते हैं उनके द्वारा जीडीपी में किए गए योगदान को हम लोग किसके रूप में जानते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, संरचनात्मक ढांचा के रूप में। किसी संरचनात्मक ढांचा के रूप में हम लोग उसे जानते हैं। ठीक, आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहले अगला क्वेश्चन देखते हैं, घुमंतु पशुचारा। घुमंतु पशुचारण में चरवाहे अपने जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर डैश और डैश के लिए निर्धारित मार्गों से भ्रमण करते थे। यानी कौन कौन से इस ऑप्शन में से के लिए भ्रमण करते थे? जो चारागाह थे और उनके पशुओं के साथ, जो चारागाह थे और पशुएं किस रास्ते से किस लिए भ्रमण करते थे? ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा, चारे और पानी के लिए। यानी पहला ज़रूरत उनका चारा था, फिर पानी था, इसके लिए वे भ्रमण करते थे। तो इसका ऑप्शन नंबर है सी सही हो जाएगा। घुमंतु पशुचारों में चारवाह अपने जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर चारे, यहाँ पर चारे होगा, चारे और पानी, चारे और पानी के लिए निर्धारित मार्गों से भ्रमण करते थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2022 में त्रिपुरा भारत के राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया था? यह करंट का क्वेश्चन है। ये 2 करंट के क्वेश्चन हो चुके हैं। हर सेट में 3 करंट का क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इसलिए आप लोग करंट क्वेश्चन जरूर ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, विप्लव कुमार देव। कौन थे उस समय? विप्लव कुमार देव। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है? यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 21 है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आपराधिक कानूनी मामला नहीं? इन चारों ऑप्शन में कौन सा एक आपराधिक कानूनी मामला नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दहेज प्रताड़ना। दहेज प्रताड़ना एक आपराधिक कानूनी मामला नहीं है। इसमें तलाक मामला ये है, हत्या, चोरी और तलाक, ये तीनों हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले राज्यों का नाम बताइए। इनमें से सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता दर कहाँ की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, केरल की थी। ओवरऑल पूछे तो फिर भी साक्षरता दर सबसे ज़्यादा केरल की ही थी, लेकिन महिला साक्षरता भी कहाँ की थी? तो केरल की ही सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता भी थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट से देश की पूरी साक्षरता पूछे 2011 जनगणना के अनुसार तो 74.04 थी। कितना? 74.0%, जिसमें पुरुषों की साक्षरता थी 82.14%, महिलाओं की साक्षरता थी 65.46%। आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में भोजन एक सतत नली से गुजरता है और जो डैश से प्रारंभ होकर गुदा तक जाता है। इन 4 ऑप्शनों में से किससे प्रारंभ होकर जो भोजन आप लोग खाते हैं, कहाँ से प्रारंभ होकर और लास्ट गुदा तक जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, मुख या मुहिका। मुख या मुहिका से प्रारंभ होकर कहाँ तक जाता है भोजन आपका? तो गुदा तक, यानी लास्ट का टर्म, लास्ट पॉइंट कौन सा है? तो गुदा है। और प्रारंभ पॉइंट पूछे तो मुख या मुहिका बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा डैश और डैश के दौरान होती है? किसके दौरान होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अक्टूबर और नवंबर। अक्टूबर और नवंबर के दौरान होती है तमिलनाडु पर अधिकतर वर्षा कब होती है? अक्टूबर और नवंबर माह में। ठीक, इंपॉर्टेंट फैक्ट से इसके बारे में देख लेते हैं। देश के अधिकांश भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है। अधिकांश भागों में कब होती है पूछे तो जून से सितंबर तक होती है, लेकिन तमिलनाडु तट पर अधिकांश वर्षा अक्टूबर से नवंबर के दौरान होती है। अगला पॉइंट है, तमिलनाडु में वर्षा उत्तर पूर्व मानसून हवाओं के कारण होती है। ये हवाएं तमिलनाडु के कोरोमंडल तट से टकराने से पहले बंगाल की खाड़ी के ऊपर से चलती हैं। ये 2 पॉइंट थे। ये थे 20 क्वेश्चन। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, आप लोग कितने क्वेश्चन सही हुए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप लोग
इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। और इससे पहले हम लोगों ने 3 सेट कर चुके हैं। अगर आप लोग उन सेट को भी देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है SSC GD 2023 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इस नाम से हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट है, वहां पर जाकर देख सकते हैं। इससे पहले 3 सेट को हम लोगों ने कवर कर चुका है, ये चौथा सेट है। इस प्रकार हम लोग जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक सेट करते रहेंगे। और वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।